तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट। तो अभी चल रहा है आपका हिस्ट्री, लेक्चर नंबर है 5 यानी इतिहास, और पार्ट नंबर कौन सा है ये 5। ठीक है, तो इसमें हम तक अब तक क्या देख चुके हैं, यानी जितनी भी सभ्यताएं थी उनको हम देख चुके हैं। जैसे इतिहास के मैंने कितने आपके 3 पार्ट बताए थे। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा था? प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। ठीक है, दूसरा कौन सा था आपका? आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। और आपका जो थर्ड पॉइंट था वो था आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक थर्ड पॉइंट क्या था? ऐतिहासिक। ठीक है, तो इसमें क्या था? प्राक ऐतिहासिक में जो जब से हमारी खोजें स्टार्ट हुई है, तो हमें ऐसी चीजों को देखा कि कुछ ऐसे वस्तुएं या हमको कुछ ऐसी चीजें मिली जिनमें क्या है कि जिनके ना तो कुछ लिखा गया, जिनके बारे में ना ही उन्हें पढ़ा जा सका। जब कुछ लिखा ही नहीं जा सका तो पढ़ा क्या जा सकेगा? ठीक है, फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक पे। जैसे इसमें था पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो वो यहाँ पे मिला था। फिर हम जब आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं तो वहां सभ्यताएं मिलती है हमको, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, स्पार्टा की सभ्यता, वो चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये लिखित तो है, ये लिखित तो है, लेकिन क्या है, इनको पढ़ा नहीं जा सका, इनको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो ये लिखित के जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। ठीक है, असीरियन सभ्यता, कैंड्रिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, और एक और सभ्यता थी। ठीक है, तो एक और कौन सी आपकी? असीरियन और सुमेरियन और कैंड्रियन और बेबीलोन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, रसायन विज्ञान का आविष्कार किस सभ्यता से माना जाता है? तो मिस्र की सभ्यता। पिरामिड किस में पाए जाते हैं? मिस्र। ठीक है, और गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचे होते हैं। गीजा के पिरामिड कैसे होते हैं? सबसे ऊंचे होते हैं। ठीक है, मम्मी का आविष्कार किस सभ्यता में? तो वो भी आपकी मिस्र की सभ्यता में हो जाएगा। सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो वो आपकी रोमन सभ्यता थी। रोमन सभ्यता थी। और रोमन सभ्यता से ही क्या है, जो नववर्ष होता है, जो न्यू ईयर आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला जो न्यू ईयर होता है, जो नया साल आता है, तो वो कैसा है? जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो ये किसने दिया था आपको? पोप ग्रेगरी नामक एक चर्च के पादरी थे, उन्होंने इसको कैलेंडर को बनाया था। जो क्या था आपका? पोप ग्रेगरी ने बनाया था, तो रोमन कैलेंडर। उस हिसाब से उन्होंने 2 महीने यानी अगस्त का नाम अपने राजा अगस्टक के नाम पर रखा, और जुलाई का नाम अपने राजा जूलियस सीजर के नाम पर रखा था। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, देख चुके थे। अब देखते हैं प्राक ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, यानी हमें इतिहास की जानकारी, पुराने इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो देखो, एक तो हमें कुछ पुरानी चीजें मिले, वहां से मिलेगी। ठीक है, एक तो हमें पुरानी चीजें मिले, वहां से मिलेगी। जैसे मान लीजिए कहीं से सिक्के मिले, ठीक है, सिक्का सिक्का मिले या अभिलेख मिलेंगे। सिक्का या अभिलेख, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, सिक्का मिले या अभिलेख मिले, या फिर मिले पुरानी जो किताबें हैं, पुरानी जो किताबें हैं, या विदेशी यात्री जो आए थे या यहाँ से बाहर गए थे, उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से, यानी उस समय के हिसाब से कुछ किताबें लिखी हैं, जिनसे हमको इतिहास की जानकारी मिल सकती है। यानी यात्रियों से, यात्री विवरण, विवरण से। ठीक है, यात्री विवरण से, या तो हमें यात्रियों के विवरण से जानकारी मिल सकती है, या हमें मिल सकती है आपकी ब्राह्मण। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। सिक्का, सिक्का, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? नुमेस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? नुमेस्मेटिक कहलाता है। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? नुमेस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? नुमेस्मेटिक कहलाता है। अब जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं या मोहरें मिली हैं, तो सिक्के वहां पे क्या कहलाए जाते थे? तो टेराकोटा, टेराकोटा। सिंधु घाटी में जो सिक्के मिले हैं वो उनको क्या कहते थे हम? टेराकोटा, जो किसके होते थे? मिट्टी के।
मिट्टी के, ठीक है। और वही मोहर अगर मिली है तो मोहर को हम मोहर मोहर तो मोहर किसकी होती थी आपकी, सेल खड़िया, सेल खड़िया, ठीक है। मोहर किसकी होती थी आपकी, सेल खड़िया, मोहर किसकी होती थी आपकी, सेल खड़िया, ठीक है। वही अगर मौर्य वंश में आएंगे हम, मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश में 3-4 तरह के सिक्के मिलेंगे। मौर्य वंश में जब हम जाएंगे तो हमें वहां पे 3-4 तरह के सिक्के को देखने को मिलेगा। मौर्य वंश में हमको 3-4 तरह के सिक्कों को देखने को मिलेगा। तो पहला है उसमें आहत सिक्का, आहत सिक्का, ठीक है, आहत सिक्का। इस पे क्या था, आहत सिक्का कोई चीज ले ली उन्होंने और जोर से उस पे मारा तो उस पे कुछ आकृति बन गई, उस पे कुछ आकृति बन गई, यानी आघात किया, यानी जोर से मारने के बाद कोई धातु है या कोई चीज उन्होंने ली, मान लीजिए धातु ली और धातु पे जोर से मारा तो उस पे क्या है, एक सिंबल सा बन गया, तो वही क्या कहलाता था, आहत सिक्का कहलाता, ठीक है। आहत सिक्का कह सकते हैं धातु पर मारने से, धातु पर मारने से, ठीक है, आहत सिक्का। एक और था यहाँ पे पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का। इसमें क्या है, एक सिक्के पे 5 मार्क होते थे, यानी 5 मार्क होते थे, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं हम, पंचमार्क सिक्का बोलते हैं। इस पे लिख सकते हैं हम 5 आकृतियों वाला, आकृतियों, ठीक है, आकृतियों वाला। पंचमार्क सिक्का क्या है, 5 आकृतियों वाला होता था। और देखो क्या है इसमें, पर्ण सिक्का है। पर्ण सिक्का किसका होता है, धातु का, पर्ण, पर्ण सिक्का, पर्ण सिक्का, तो वो किसका होता था, धातु का, पर्ण सिक्का। तो मौर्य वंश से संबंधित हमें 3-4 तरह के सिक्के मिले हैं, जिनमें एक था आहत सिक्का, ठीक है, इसको धातु पर मारने से बनाया जाता था, यानी धातु को आघात करके, धातु को ले ली, थोड़ी सी गर्म किया या वैसे ही रहती थी और धातु लेके क्या है, उसको जोर से कुछ चीज को मारा तो उसको कुछ आकृति बन गई, वही आपको क्या कहलाता था, आहत सिक्का कहलाता था, जो कहाँ मिला है, मौर्य वंश में मिला है। वहीं अगर पंचमार्क सिक्के की बात करता हूँ तो ये क्या है, 5 आकृतियों का मिश्रण होता था, यानी एक सिक्का है उसमें क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा, एक आपका 10 का नोट ले लीजिए या 20 का नोट ले लीजिए, उसमें कुछ चिन्ह अंकित होते हैं, वैसे ही 5 आकृतियों वाला, यानी 5 चिन्ह उस पर अंकित होते थे, उसे ही हम बोलते थे पंचमार्क सिक्का। एक पर्ण मार्क सिक्का और मिला है उसी काल का। अब देखो ये काल हम कैसे डिसाइड करते हैं, कि हमको मान लीजिए कोई सिक्का वगैरह मिला, कोई पुरानी चीज मिली, फिर हमने उसका क्या किया, कार्बन डेटिंग से उसकी आयु ज्ञात की कि ये कब का बना हुआ है, ठीक है। तो आयु ज्ञात करने के बाद हमने देखा कि उस समय, यानी जिस समय ये सिक्का बना है उस समय किसका काल चल रहा था, किसके क्षेत्र में मिला है, वहां से हम ये जानकारी निकालते हैं, ठीक है, निकालते, यहाँ भी लिखता, ठीक है, अभिलेख, ठीक है। तो मौर्य वंश में कौन से सिक्के मिले हैं, आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का और पर्ण सिक्का, ठीक है, पर्ण सिक्का। वहीं अगर मैं सातवाहन की बात करता हूँ, सातवाहन काल में, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश में शीशे का सिक्का चलाया गया था, शीशा का सिक्का, ठीक है। ये इतनी यहाँ पे कंफर्म नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके वंश चलेंगे, जैसे मौर्य वंश चलेगा, सातवाहन वंश चलेगा, ठीक है, तो वहां आपको ये चीज आराम से क्लियर होती जाएगी कि किस काल में कौन सा सिक्का किस शासक ने चलाया था, ठीक है। पंच सातवाहन सिक्का, अब ये आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का, पर्ण सिक्का, ये मौर्य वंश के हैं, मौर्य वंश में काफी राजा हुए हैं, ठीक है। तो किसने चलाया था वो वहां पे क्लियर आराम से हो जाएगा। जैसे ही सातवाहन वंश था तो सातवाहन वंश ने क्या चलाया था, शीशे का सिक्का, सातवाहन वंश ने क्या चलाया था, शीशे का सिक्का। और जब यहाँ पे यूनानी आए, यूनानी, ठीक है, जब यूनानी आए तो यूनानियों ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ अपने अपने अनुसार कोई चीज चलाई होगी, भाई जिस संस्कृति का विकास होता है वो अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें डिजाइन करती है, वही चलाती है। तो यूनानी आए तो यूनानी ने क्या किया, सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का, सोना का सिक्का। तो सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, यूनानियों ने, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, यूनानियों ने, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश ने क्या किया, यूनानियों ने तो मिक्सिंग सोना चलाया था, यानी कुछ मिला के, लेकिन कुषाण वंश ने क्या किया, कुषाण
वंश। ठीक है, इन्होंने क्या किया, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का। कुषाण वंश में क्या देखने को मिला, शुद्ध सोने का वंश। तो सोने के सिक्के की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, तो यूनानियों ने सोने को सिक्का का चलाया था। ठीक है, लेकिन कुषाण वंश में क्या है, शुद्ध सोने का सिक्का हमको देखने को मिला। ठीक है, कुषाण वंश में क्या है, शुद्ध सोने का सिक्का हमको देखने को मिला। अब अगला वंश आता है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश, गुप्त वंश जिसमें ही श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त जो भी चीज है वो यही आ जाएंगे थे। ठीक है, तो देखो गुप्त वंश में क्या हुआ, इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के। और जब कोई चीज सर्वाधिक यानी अधिक मात्रा में होती है तो वो अशुद्ध हो जाती है, तो अशुद्ध सोने का सिक्का भी यही मिलेगा, अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोने का सिक्का भी यही, अशुद्ध सोने के सिक्के। जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है, जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है, अब गुप्त वंश में क्या है, इन्होंने बहुत अधिक सोने के सिक्के चला दिए, बहुत अधिक से क्या हुआ, वो अशुद्ध सोने के सिक्के, क्योंकि बहुत चीज चाहिए आपको, मान लीजिए आपने किसी चीज की अधिकता कर दी तो आपको उसकी आवश्यकता भी ज्यादा पड़ेगी, तो आवश्यकता जब ज्यादा पड़ी तो इन्होंने अशुद्ध सोने के सिक्के भी चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, और क्या चला था इसमें, मयूर शैली के, यानी मोर की आकृति होती थी। ठीक है, तो मयूर शैली के सिक्के, तो मयूर शैली के सिक्के भी किसने, तो गुप्त वंश में स्टार्ट हुए थे, मयूर शैली के सिक्के भी गुप्त वंश में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, चांदी का सिक्का यही चालू हुआ था। देखो सोने का सर्वाधिक सोना अशुद्ध भी हो गया, तो इन्होंने दूसरी धातु की खोज की, यानी दूसरी धातु का भी सिक्का चलाना स्टार्ट किया, यानी चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। ठीक है, चांदी का सिक्का। और एक और चीज की यहाँ पे कौड़ियों का प्रयोग भी मिला, कौड़ी का प्रयोग, कौड़ी आपकी देखा आपने नदी या नालों में देखा होगा, एक सफेद सी आकृति मिलती है, इसको कौड़ी बोलते हैं। तो कौड़ियों का प्रयोग भी कौड़ियों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो गुप्त वंश में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, गुप्त वंश में, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में, अशुद्ध सोना गुप्त वंश में, मयूर शैली के सिक्के गुप्त वंश में। ठीक है, और क्या देखो, चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने बनाया था, तो मयूर वंश में देखने को मिलता है। वहीं अगर सोने का सिक्का सबसे पहले किसने बनाया था, यानी किसमें देखने को मिलता है, तो वो आपका यूनानियों ने चलाया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हुमायूं, उसके बाद आया हुमायूं, हुमायूं, अब वो आ गया आपका मुगल वंश, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं ने क्या किया था, चमड़े का सिक्का चलाया था, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं ने क्या किया था, चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का। हुमायूं एक युद्ध में हार रहा था, तो मरने ही वाला था, या दूसरा राजा उसको क्या है मारने वाला था, तो वहां पे इसका जो एक निजाम था, इसका एक निजाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बचाया था हुमायूं को उस युद्ध से, तो इससे खुश होकर हुमायूं ने उसको एक दिन का राजा बनाया था, जिसके कहने पर हुमायूं ने क्या किया, चमड़े का सिक्का चलाया था। जैसे जैसे हुमायूं आएगा तब इसके बारे में पूरी डिटेल से बात की जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या हम सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हुमायूं ने क्या किया था, चमड़े का सिक्का किसके कहने पर, मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर चलाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर चलाया था, जिसे एक दिन का बादशाह भी बोलते हैं, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर आता है आपका शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी इसने भी कुछ चलाया होगा, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी ने जो चीज चलाई थी वो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, यानी उसी के उस पे चल रहे हैं हम, आज तक उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने रुपया चलाया था चांदी का, रुपया, रुपया। ठीक है, वो किसका होता था, चांदी का, चांदी का। तो रुपया किसका होता था, चांदी का। तो रुपया चांदी का रुपया सबसे पहले किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने। चांदी का रुपया किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। दाम किसने चलाए थे, जो तांबे का होता था, दाम, दाम, तो दाम किसने चलाया था, दाम भी किसका होता था, चांदी का। दाम किसने चलाया था, देखो दाम चांदी का नहीं, सॉरी,
दाम आपका तांबे का है, तांबे का, ठीक है। और तांबे का सबसे भंडार पता है, सबसे ज्यादा तांबे का भंडार किसे मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह पर मिला था? मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर चांदी का भंडार हमको देखने को मिला था। तो चांदी का सिक्का, चांदी का रुपया किसने चलाया? तो चांदी का सिक्का किसने चलाया था? देखो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था आपका गुप्त वंश में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? गुप्त वंश में। लेकिन चांदी का रुपया किसने बनाया था? तो वो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। असरफी, असरफी किसकी होती थी? सोने की। असरफी, असरफी किसकी होती थी? सोने की। असरफी सोना की, ठीक है। तो असरफी का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो शेरशाह सूरी में। असरफी का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? शेरशाह सूरी। असरफी का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? शेरशाह सूरी, ठीक है। असरफी का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो शेरशाह सूरी। अब देखो सिक्के जो मिले हैं उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी? या पशुपालन, ठीक है, कृषि पशुपालन व्यापार रहा होगा। लेकिन उसको लेन देन के लिए तो कुछ चाहिए, तो लेन देन की इन्होंने एक आपकी क्या है लेन देन, जैसे अभी क्या है, आप कोई चीज लेने जाते हो तो आप उसके बदले रुपए देते हो, कोई वस्तु खरीदते हो तो उसके बदले रुपए देते हो। तो उसी हिसाब से इन्होंने भी कुछ चीजें बनाई थी जिनको हम सिक्के बोलते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के जो सिक्के होते थे उनको क्या बोलते थे हम? टेराकोटा। और वहां पे मौर्य किसकी होती थी? शेलखड़िया। मौर्य वंश में आहत सिक्का धातु पर मारने के बाद, ठीक है, आहत सिक्का किसी धातु पर मारने के बाद। पंचमार्क सिक्का जिसमें 5 मार्क होते थे, 5 मार्क होते थे, उन्हें हम बोलते हैं पंचमार्क सिक्का। तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मौर्य वंश में देखने को मिलेगा। पर्ण सिक्का जो धातु का होता था वो भी आपको मौर्य वंश में देखने को मिलेगा। शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो शीशे का सिक्का सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। शीशे का सिक्का सातवाहन वंश में। अब देखते हैं हम सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो यूनानियों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश। अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त वंश, ठीक है। मयूर शैली का सिक्का गुप्त वंश। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो वो भी गुप्त वंश में चला गया था। चांदी का सिक्का गुप्त वंश। और चांदी का रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। चांदी का रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने, जिसको हम अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। अब चांदी का ना होकर दाम का हो गया। और दाम किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने। किसका होता था? तांबे का। असर भी किसकी होती थी? सोने की। कहाँ चली थी? शेरशाह सूरी। हुमायूं, एक दिन चमड़े का सिक्का चलाया गया था हुमायूं के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर। मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर जो एक दिन का बादशाह इसने बनाया था। ये युद्ध में हार रहा था हुमायूं, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी जान बचाई थी। उस युद्ध से लेकर उसको भागा था, तो उसके कहने पर उसने एक दिन का राजा उसे बनाया था, और उसी के कहने पर इसने क्या है? चमड़े का सिक्का चलाया था, ठीक है। तो सिक्के हमारे पूरे हो चुके हैं, सिक्के हमारे पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने। अशुद्ध सोना गुप्त वंश, अशुद्ध सोना गुप्त वंश। सर्वाधिक सोना गुप्त वंश, ठीक है। मयूर शैली के सिक्के गुप्त वंश। चांदी का सिक्का गुप्त वंश। कौड़िया का प्रयोग गुप्त वंश, ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश। सोने का सिक्का चलाया किसने था? तो वो आपको यूनानियों ने। और शुद्ध सोने का सिक्का कहाँ देखने को? कुषाण वंश में देखने को मिलता है। कुषाण वंश में देखने को मिलता है, ठीक। तो हुमायूं ने क्या किया था? चमड़े का सिक्का चलाया था। हुमायूं ने क्या चलाया था? चमड़े का सिक्का चलाया था, ठीक है। तो ये सिक्के एक तो हमें यहाँ से मिल सकता है, यानी इतिहास की जानकारी एक तो हमें सिक्कों से मिल सकती है कि हम उनकी कार्बन डेटिंग करें और पता लगाएं कि ये किस काल का है और किसने इसको चलाया होगा, किस समय पर ये चलाया गया है, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ देखने को मिलते हैं? गुप्त वंश। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश। अशुद्ध सोना गुप्त वंश, ठीक है। कौड़ी का प्रयोग गुप्त वंश। मयूर शैली के सिक्के गुप्त वंश। और सोने के सिक्के चलाए किसने थे? तो यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के तो वो आपके कुषाण वंश में देखने को मिलते हैं। चमड़े का सिक्का हुमायूं ने चलाया था, किसके कहने पर? मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर चलाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, एक तो हमें सिक्कों से जानकारी मिल गई, ठीक है। अब हमको कुछ ऐसी चीजें में मिलती हैं जहां पे कुछ चीजें लिखी हुई मिली। मान लीजिए कि अभिलेख मिले, अभिलेख मिले, ठीक है। तो अभिलेख भी मिले होंगे, कुछ ना कुछ अभिलेख मिले होंगे। और ये क्या है? सिक्का। यहाँ पे क्या था? सिक्का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। तो कुछ अभिलेख भी मिले हैं, कुछ अभिलेख। अब ये अभिलेख तो कई तरह के हैं,
अभिलेख कई तरह के, तो पहले हम इसको अभिलेख को देखते हैं, ठीक है। तो अभिलेख में देखते हैं, एक तो शिलालेख है, एक क्या है, शिलालेख। शिलालेख, शिलालेख अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, शिलालेख अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे सड़कें होती हैं, सड़कों के किनारे जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लगा दिया और उसके बीच में लिख दिया कि भाई इस सड़क का निर्माण फलाने आदमी ने करवाया, या इस व्यक्ति ने उनकी पुण्यतिथि में, उनके उपलक्ष्य में करवाया, ठीक है। तो वो क्या होता है, अभिलेख। यानी अभी भी आपको मिल जाएगा, यानी एक पत्थर पे लिखने के बाद उस पत्थर को क्या है, उस जगह पर गाड़ दीजिए। जैसे अभी आपने गांव में देखे होंगे, गांव के बाहर लिखा हुआ होता है कि इस गांव का मतलब सड़क का निर्माण या आरसीसी का निर्माण फलाने आदमी ने करवाया, ठीक है। उसके शिलालेख वो तो होते हैं आपके शिलालेख। शिलालेख के बाद आता है आपका स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में क्या होता है, देखो स्तंभ लेख में क्या होता है कि बड़े से बड़े पिलर बना दिए, बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर बनाए जाते हैं और उनके ऊपर उस चीज को अंकित कर दिया जाता है कि ये चीज इस व्यक्ति ने बनाई है, या जिसके उपलक्ष्य में बनाई है, या किसी भी तरीके से बनाई गई है, ठीक है। मान लीजिए पिलर खड़ा कर दिया बहुत ऊंचा सा सड़क के किनारे, और उसके ऊपर यहाँ पे अंकित कर दिया गया कि ये इस नेता ने बनाई है इसके उपलक्ष्य, ठीक है। तो स्तंभ लेख किस पे लिखे जाते हैं, स्तंभ पर। स्तंभ पर, इसको बोल सकते हैं हम पत्थर पर। पत्थर पर सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे। एक होता है आपका भित्ति लेख। भित्ति लेख, भित्ति लेख में क्या है कि जब आप दीवालों पर लिखना, इसको कहते हैं दीवालों पर लिखना। भित्ति लेख का मतलब क्या है, दीवालों पर लिखना, दीवालों पर लिखना, लिखना। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि आप बहुत जगह जाओगे तो कहीं दीवारों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि फलाने आदमी का प्रचार इतना है, ये वहां पे मिलता है, ये डॉक्टर साहब हैं, या किसी दुकान का प्रचार लिखा हुआ देखा होगा दीवारों पर। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, भित्ति लेख। यानी दीवारों पर लिखना ही क्या कहलाता है, भित्ति लेख कहलाता है। एक होता है गुफा लेख। गुफा लेख, अब देखो कोई गुफा बना दी, कोई गुफा बना दी और गुफा बनाने के बाद उसका किया, अंदर कुछ चीजों को अंकित कर दिया या कुछ लिख दिया। जैसे आप कहीं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप कोई दर्शन वगैरह करने जाते हो, तो वहां पे अंदर लिखा हुआ होता है कुछ, अंदर कुछ स्लोगन लिखे हुए होते हैं कि यहाँ पे कूड़ा न फेंकें और इनका निर्माण इस व्यक्ति ने करवाया है। तो वो क्या कहलाता है आपका, गुफा लेख कहलाता है। यानी गुफा में, गुफा में लिखना आपका क्या कहलाता है, गुफा लेख कहलाता है। गुफा में लिखना आपका क्या कहलाता है, गुफा लेख कहलाता है। गुफा में लिखना क्या कहलाता है, गुफा लेख कहलाता है। तो एक तो यहाँ से जानकारी मिल सकती है हमें, अभिलेख मिले, पुराने अभिलेख मिले। यानी हम कहीं खुदाई करते हैं तो हमें क्या है, पुराने अभिलेख मिलते हैं, तो हम वहां से पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कार्बन डेटिंग से ये किस काल का है। फिर हम ये अंदाजा लगाएंगे ये अगर शिलालेख है तो किस काल में लिखा गया है, किस राजा द्वारा इसको लिखा गया है। स्तंभ लेख में क्या है, बहुत बड़े पिलर होते हैं उनपे लिख दिया जाता है। भित्ति लेख में क्या है, दीवारों पर लिखा जाता है। और गुफा लेख में गुफा बना दी जाती है और गुफाओं के अंदर स्लोगन लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ से जानकारी मिल सकती है यानी सिक्कों से और अभिलेख, या तो हमें सिक्के मिले या अभिलेख मिले, सिक्के मिले या अभिलेख मिले, ठीक है, सिक्के या अभिलेख, ठीक है। तो एक तो जानकारी हमें यहाँ से मिल सकती है। अब हम यात्री, जो यात्री यहाँ पे आए हैं या यहाँ से दूसरी जगह गए हैं, उन्होंने भी तो कुछ चीजें लिखी होगी उस समय के हिसाब से, तो हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। यात्रियों के विवरण से, तो देखो यात्रियों के विवरण से, ठीक है, अभिलेख हो गए आपके, सिक्के हो गए। अब देखते हैं हम यात्रियों के विवरण से, यात्रियों के विवरण से, ठीक है। तो पहली जो चीज लिखी गई है, जो सबसे पुरानी चीज है, वो हेरोडोटस ने लिखी है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस, इनको ही इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो वो कौन से हैं, हेरोडोटस। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें क्या है, इतिहास की बहुत अधिकतर जानकारी मिलती है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिका। प्लिनी की है आपकी नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की कौन सी पुस्तक है, प्लिनी
नहीं, प्लिनी की कौन सी है? नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की कौन सी पुस्तक है? नेचुरल हिस्टोरिका। हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। प्लिनी की कौन सी है? नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की कौन सी है? नेचुरल हिस्टोरिका। फिर टालमी ने एक पुस्तक लिखी है ज्यूग्रिका। टालमी टालमी ने कौन सी लिखी है? ज्यूरिका यानी ज्यूरिका यानी ज्योग्राफी से संबंधित है, इसमें ज्योग्राफी से संबंधित है। तो प्लिनी टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ज्यूग्रिका। प्लिनी कौन सी लिखी है? नेचुरल हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका किसने लिखी है? तो वो आपका हेरोडोटस ने लिखी है। एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें इतिहास की जानकारी तो है, लेकिन वो किसने लिखी है इसकी जानकारी नहीं है। एक पुस्तक है जो किसने लिखी है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उस पुस्तक में हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक किसने लिखी है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत हद तक हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। प्लिनी की कौन सी है? तो नेचुरल हिस्टोरिका। और टालमी ने कौन सी लिखी है? ज्यूग्रिका। और एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसको किसने लिखा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर आता है आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज किस सेल्यूकस निकेटर की जब पुत्री का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उस पुत्री की देखभाल के लिए इसको रखा गया था मेगास्थनीज को। तो उसने क्या है, जो मौर्य वंश था उसकी जानकारी इस पुस्तक में, इंडिका में सबसे ज्यादा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसमें मिलती है? तो इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है, फिर आपके उसके बाद आती है अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। अलबरूनी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ आया था, और उसने यहाँ के हिसाब से पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। एक और पुस्तक लिखी थी तारीख ए हिंद। तो दो पुस्तक इसे, काफी पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन दो ही पुस्तक इंडिया के बारे में ज्यादातर जानकारी, यानी भारत के बारे में ज्यादातर जानकारी अगर अलबरूनी की पुस्तकों में मिलती है तो तारीख ए हिंद और किताबुल हिंद के बारे में किताबुल हिंद से मिलती है। ठीक है, फायान विदेशी यात्री था। फायान, ठीक है, तो उसकी पुस्तक है की विदेशी पुस्तक है इसकी। फायान विदेशी यात्री था जो भारत आया था भ्रमण करने के लिए, और उसने पुस्तक लिखी थी फो की। तो फोक्यू की किसकी पुस्तक है? फायान। फोक्यू की किसकी पुस्तक है? फायान की। फिर आएगा संयोगी ने यहाँ पे आके पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन ये बौद्ध धर्म की पुस्तक को अपने साथ लेकर गया था। बौद्ध धर्म की पुस्तक साथ। ठीक है, संयोगी ने क्या किया था? संयोगी जब यहाँ पे घूमने आया था तो उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि यहीं से बौद्ध धर्म की पुस्तक अपने साथ लेकर गया था, जो अपने देश में जाकर उसने दिखाई थी कि देखो वहां पे बौद्ध धर्म है जिसकी स्त्री विशेषता है, इतना सही है या उतना सही है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हिंसांग की पुस्तक कौन सी है? हिंसांग। देखो संयोगी ने क्या किया, बौद्ध धर्म की किताब को लिखा नहीं, वो सिर्फ यहाँ से उस पुस्तक को साथ लेकर गया था। ठीक है, तो हिंसांग की कौन सी है? CU की किसकी है? देखो तो फायान की है। और हिंसांग की कौन सी है? CU की। तो हिंसांग की कौन सी है? CU
की। ये किसके दरबार में रहता था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहता था हेनसांग, जिसने पुस्तक कौन सी लिखी है? सी यू की। ठीक है, इसके बाद आता है इब्सिंग। इब्सिंग क्या कि ये भी बौद्ध धर्म की पुस्तक को लिखी, इसने भी नहीं थी। बौद्ध धर्म की पुस्तक है एक त्रिपिटक। इसको ये क्या साथ लेकर गया था? ये भी क्या है? देखिए, इसने भी नहीं है, बौद्ध धर्म की पुस्तक त्रिपिटक को ये अपने साथ लेकर गया था। ठीक है, फिर आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। उसके बाद अब्दुल रज्जाक, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? मतलाए हिंद। अब्दुल रज्जाक, इसकी कौन सी पुस्तक है? मतलाए हिंद। ठीक है, मतलाए हिंद। तो ये जितनी भी पुस्तक है, इससे हमसे क्या है कि भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो भी ये पुस्तक है, उससे क्या है, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी बहुत हद तक मिलती है। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन किसकी है? तो इसके लेखक का नाम पता ही नहीं है। प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्टोरी का। टालमी की कौन सी है? जियोग्राफी। ठीक है, अल-बरूनी की कौन सी पुस्तक है? किताबुल हिंद और तारीख हिंद। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका, और ये किस मौर्य वंश में लिखी गई है? ठीक है, फायान की कौन सी है? फोकी की। सीयू की किसकी है? हेनसेंग की। ठीक है, संयोगी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि ये बौद्ध धर्म की पुस्तक को अपने साथ लेकर गया था। और एक और क्या था? त्रिपिटक को साथ लेके गया था, जो भी बौद्ध धर्म की किताब है। जैसे बौद्ध धर्म आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कौन कौन सी पुस्तक थी। ठीक है, तो हेनसेंग ने कौन सी पुस्तक ली? सी यू की। ठीक है, इब्सिंग क्या है? इब्सिंग ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, सिर्फ ये बौद्ध धर्म की त्रिपिटक पुस्तक है, उसको अपने साथ लेकर गया था। अब देखो, संयुगीन और इब्सिंग ये दोनों पुस्तकों को साथ लेकर गए थे बौद्ध धर्म की। ठीक है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रहला। ठीक है, अब्दुल रज्जाक मतलाए हिंद। किताबुल हिंद किसकी है? तो वाकई अल-बरूनी की है। ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी है? तो इंडिका। तो ये हमको एक तो सिक्कों के अध्ययन से पता लगता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, कहीं अभिलेख मिलता है तो उससे पता चलता है कितना पुराना है। और यात्रियों के विवरण, जो यात्री यहाँ से आए थे, विदेशी यात्रियों से भी हमको, ये सब विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्री। ठीक है, तो यात्रियों के विवरण से भी हमें पता लगता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे जो वेद है, पुराण है, जो धर्म है, उनसे भी रिलेटेड, उनमें भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उसको देखेंगे हम अगले वीडियो।